नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का अभी भले ही औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी दलों ने अपने अपने चुनावी अभियान तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पूर्वांचल को साधते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को पूर्वांचल के गोरखपुर को विकास की सौगात से नवाजा, तो उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिम यूपी के मेरठ में चुनावी हुंकार भरी। ये पहला मौका था जब सपा आरएलडी गठबंधन के बाद दोनों नेता एक साथ एक ही मंच पर चुनावी मंच साझा करते हुए दिखाई दिए। बीजेपी ने पिछले चुनाव में पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिम यूपी में भी विपक्ष का सफाया कर दिया था, लेकिन अब किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में माहौल काफी बदल गया है। राजनीतिक सलाहकार मानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी गठबंधन बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। ऐसे में बीजेपी अपने पूर्वांचल के किले को बचाने के लिए पूरा दम लगा चुकी है और इसका जिम्मा प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने संभाल लिया है। मोदी का 1.5 महीने में ये चौथा पूर्वांचल का दौरा है। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पूर्वांचल में रैली कर चुके हैं। आपको बता दें कि 1 महीने में प्रधानमंत्री ने यूपी को करीब 68,000 करोड़ की सौगात दी है और शिलान्यास उद्घाटन की झड़ी लगाई है। एक रिपोर्ट देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में मंगलवार को 9,650 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। पीएम मोदी ने गोरखपुर खाद्य कारखाने, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स और क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर में खाद्य कारखाना और एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी के साथ काम होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से इस सदी की शुरुआत तक देश में सिर्फ एक एम्स था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार ने 6 और एम्स स्वीकृत किए और अब बीते 7 सालों में 16 नए एम्स बनाने पर देश भर में काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य ये है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। इस मौके पर पीएम ने विपक्ष पर खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है। आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। मौके पर मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 24 सालों तक गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना बंद था। 2016 में पीएम मोदी ने इस कारखाने का शिलान्यास किया और पहले से स्थापित उर्वरक कारखाने की तुलना में ये नया कारखाना 4 गुना बड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में 40 सालों तक बीमारियों से हजारों मौतें होती थी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें मौन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यों को अलग अलग क्षेत्रों में शुरू किया। इसी कड़ी में गोरखपुर एम्स के उद्घाटन को देखा जा सकता है। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये लगातार ये माना जाता था कि यहां पे बीमारी है। पहले मलेरिया के कारण, फिर यहां पर कालाजार के कारण, इंसेफ्लाइटिस से 40 वर्षों से लगातार मौतें होती थी, हजारों मौतें होती थी।
तमाम विषाणु जनित बीमारियों से हजारों मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बन करके इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में अग्रसर करने के सपने को साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया, आज उसकी परिणति है कि गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का होने जा रहा है। बीजेपी की नजर अगर पूर्वांचल पर रही तो सपा आरएलडी गठबंधन के नेताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को साधने की कोशिश की। किसान आंदोलन के चलते सभी की निगाहें 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी पर है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में पूर्वांचल के साथ ही पश्चिमी यूपी में भी विपक्ष का सफाया कर दिया था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते माहौल काफी बदल गया है। सपा आरएलडी ने हाथ मिला लिया है। मेरठ के दबथुआ में पहली बार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने एक साथ चुनावी रैली कर अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की कवायद की और किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। ये शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश के नौजवान तरक्की चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, विकास चाहते हैं, यहाँ के किसान न्याय चाहते हैं। जिस तरह से हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, 2022 का चुनाव किसानों के लिए करो या मरो का चुनाव है। और जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जिस तरह की मीटिंग हो रही है, जो उत्साह, ये ऐसी भीड़ नहीं है जो बुलाई गई हो, ये ट्रैक्टर लेके खुद आए हैं। जब भाजपा आई थी प्रदेश में और देश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। उम्मीद जो थी लोगों को कि खुशहाली आएगी डबल इंजन सरकार से, लेकिन इधर डबल इंजन की सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है। इसलिए ये जनता बदलाव करेगी इस बार। देखिए, लगातार इसी तरह के कार्यक्रम होंगे। मुझे याद है मऊ में खदेड़े का नारा दिया गया था। यहाँ आते आते मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब जाएगा, सफाया होगा। ये किसान वो है जो अपना हक चाहता है। किसान गन्ने का भुगतान चाहता है, महंगाई कम हो, समय पर खाद मिले, कीटनाशक दवाइयाँ मिले। दरअसल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ आने से राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जयंत चौधरी की आरएलडी का पश्चिमी यूपी के 13 जिलों में प्रभाव माना जाता है। अगर ये गठबंधन वोट बटोरने में कामयाब रहा तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। शायद इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपने पूर्वांचल के किले को बचाने में पूरा दमखम लगा दिया है और इसका जिम्मा पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने संभाल लिया है। मोदी का 1.5 महीने में ये चौथा पूर्वांचल का दौरा था। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पूर्वांचल में रैली कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल बात होगी उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की, और पूर्वांचल जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए बचाना कितना जरूरी है इसकी भी आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ पश्चिमी यूपी की भी बात होगी जहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने चुनावी मंच को साझा किया है। इस पर भी आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दीपक बघेल जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है सपा के। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर दीपक बघेल जी आपसे है। सर, पूर्वांचल में जिस तरह से पूरी ताकत उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने कहीं ना कहीं झोंक रखी है, क्या सर डर कहाँ है? क्या लगता है कि वो 5 सालों का काम कहीं ना कहीं कम पड़ गया जो अब शिलान्यास और लोकार्पण किए जा रहे हैं? क्या आपको लगता है क्या 5 सालों के काम की बदौलत आप एक बार फिर से सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगा बह रही है और गंगा आज गोरखपुर की तरफ बढ़ रही है, उसके भागीरथी और योगी आज जिस प्रकार से गोरखपुर को एम्स की सौगात दी और एक खाद कारखाने की सौगात दी है जो कि बहुत लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। और उत्तर प्रदेश की पूर्व की सरकार है जो अभी तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाई थी और आज उसी उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए 2-2
रायबरेली के अंदर और एक गोरखपुर के अंदर आज उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया है। तो ये हमारे काम है जो लगातार हम करते आ रहे हैं और वो आज जनता के सुपुर्द की नामा है, एक तरह से लोकार्पण हुआ है। तो आज ये सारे जो जितने भी हमारे काम है उन सबको आज जनता के लिए हम खोल रहे हैं। इससे पहले भी उसके अंदर लगभग 200 से ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं, 7 लाख से ज्यादा मरीजों को ओपीडी के अंदर देखा जा चुका है। तो ये सारे भारतीय जनता पार्टी के काम है, उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगती है और लोगों की तरह नहीं, समाजवादियों की तरह के जो जिन्ना के नाम पर वोट मांगे। तो अगर जिन्हें जिन्ना के नाम पर ही वोट मांगना है तो एक बार जाए पाकिस्तान के अंदर, वहीं चुनाव लड़ने, शायद जीत जाएंगे, इनकी सरकार बन जाएगी। और जिन बाबा जी को अपना हाथ दिखा के आए थे वो बाबा जी इनकी सरकार भी बना देंगे, इनके अखिलेश यादव जी की। तो सरकार वहां पे अच्छे से चलाएं, क्या दिक्कत है? इनके वैसे ही प्रेमी लोग वहीं पे रहते हैं। ठीक है। तो आज उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विकास के मुद्दे पर जा रही है और जिन्ना बाकी लोगों को ये लोग लेकर आ रहे हैं। इनके एसपी हसन साहब अभी बहुत जल्दी में बहुत अच्छा बयान दिया उन्होंने, तो कितना मुसलमानों के तो क्या कहते भारतीय जनता पार्टी नहीं जा सकता। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, अब सवाल इस बात को लेकर, प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूपी वालों के लिए लाल टोपी वाले रेड अलर्ट है। लाल टोपी मतलब खतरे की घंटी। एक आश्चर्य होता है, 7 लाख लोगों की ओपीडी करी गई, ऑपरेशन मात्र 200 हुए। आप जरा मतलब देखिए, 7 लाख लोगों की ओपीडी करी गई और ऑपरेशन मात्र 200 हुए। अब आप देखिए किस तरीके की एक मतलब बात हो रही है। आप समझ सकती हैं कि किस तरीके का शिलान्यास है, किस तरीके का लोकार्पण है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आजकल एक चीज होती है, मैं आपको बताऊं, जो सर्जरी हम लोग करते हैं तो कभी कभी कोई तारीफ करने वाला नहीं होता। जो हमारे बेहोशी वाले डॉक्टर होते हैं उनसे कहते हम उनकी तारीफ करते हैं, वो हमारी तारीफ करते हैं। वैसे ही आजकल हो रहा है। आप देखिए जितनी भी सभाएं हो रही है, मोदी जी योगी जी की तारीफ कर रहे हैं और योगी जी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं, अगर यही विकास की गंगा बही थी तो आज आपको पाकिस्तान, जिन्ना, अफगानिस्तान, खालिस्तान और धर्म के लिए जो आपने एक परिप्रेक्ष्य तैयार किया हुआ है उसकी आपको जरूरत क्या पड़ती। देखिए आप एक चीज देख लीजिए, आप सरसों का तेल 200 रुपए से ऊपर जा रहा है, सिलेंडर जो है 1000 रुपए से ऊपर जा रहा है, डीजल और पेट्रोल का रेट। और तो और आपको बताऊं, झाड़ू जो 30 रुपए की थी वो अब 60 रुपए की हो गई। माचिस की जो डिब्बी आती है उसकी भी कीमत दुगनी से ज्यादा बढ़ गई। ऐसे छोटी छोटी हर चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सरकार, मोदी जी, इस टाइम उन्हें ये देखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पे हम ऐसी क्या चीजें आ रही हैं जिससे हमारे देश के आंतरिक में अंतर में आप ये तमाम चीजें बता रहे हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि जो पहले की सरकार थी, लाल टोपी वाले जो थे, उनको सिर्फ अपनी तिजोरी भरने से मतलब था, उन्हें भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं था, उन्हें माफियाओं को खुली छूट उन्होंने दे रखी थी, उन्होंने महंगाई को बढ़ा रखा था, अवैध कब्जों को बढ़ा रखा था। नेहा जी, यही बात ये लोग कांग्रेस के लिए कहते थे कि पूरी कांग्रेस में सब भ्रष्टाचारी हैं। अब जो है पूरा देश इन्होंने बर्बाद कर दिया। कितने कांग्रेसी नेता इन्होंने गिरफ्तार करे। अगर समाजवादी पार्टी में इन्होंने लोगों ने भ्रष्टाचार किया था, कब्जे किए थे, आपने कितने समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तार करे? नाम बताइए आप हमें, कितने आपने कांग्रेस के नेता आपने गिरफ्तार करे? देखिए सीधी सी बात है, आप लांछन लगा के भाग लेते हैं, ये क्या तरीका होगा भाई? अगर मान लीजिए इन्होंने घपले किए थे, इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, सरकार आपकी है, सीबीआई आपकी है, ईडी आपकी है, हर विभाग आपके पास है, सत्ता में आप बैठे हुए हैं, तो आखिर आपने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? इससे सीधी सी बातें स्पष्ट होती है कि इन्हें केवल लांछन लगाने हैं और काम कुछ नहीं करना। ठीक है कुलभूषण जी, ठीक है, मैं आती हूँ सर। कुलभूषण जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी तो पूर्वांचल को फतेह हासिल करने के लिए, पूर्वांचल में फतेह हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी 2017 में अच्छी खासी सीटें वहां से निकाली थी। हालांकि पश्चिमी में भी सफाया किया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं डर बीजेपी को ये है कि पश्चिम यूपी में हो सकता है कि सीटें ना आए, इसलिए पूर्वांचल का गढ़ तो बचा के रखा जाए। लेकिन कांग्रेस आखिर अपने आप को कहां देखती है? आज पश्चिम में रैली हुई अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की, पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा, लेकिन कांग्रेस क्या वाकई अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है? अगर हाँ तो वो कैसे?
नेहा जी, आपको जानकारी हो कि प्रियंका जी की एक रैली बनारस में पहले हुई, फिर गोरखपुर में हुई, महोबा में हुई और अभी मुरादाबाद में रैली हुई। मीडिया के हवाले से ही अगर जो कहा जाए तो लाखों की भीड़ उसमें इकट्ठी हुई थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस जमीन पर दिखाई दे रही है, कांग्रेस अपनी प्रतिज्ञाएं लेकर आ रही है। कल और आज लगातार प्रियंका जी ने कैंपेन कमेटी की बैठक ली है, इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ली है। हम प्रत्याशियों के नामों पे विचार कर रहे हैं। दरअसल आवेदन बहुत ज्यादा हुए हैं तो उनकी छटनी चल रही है। कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव में संगठन पे काम कर रही है। हमारे जो मुद्दे हैं वो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं। 40% हम महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं, छात्राओं को स्कूटी, स्मार्टफोन, और इसी को लेके कल दोपहर में 12 बजे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी सबसे पहले महिला घोषणा पत्र जारी कर रही है। हम महिलाओं के लिए क्या घोषणा करने जा रहे हैं वो अलग से बताने वाले हैं। इस समय आज प्रधानमंत्री जी खाद की फैक्ट्री का उद्घाटन करने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करना, महिलाओं को तवज्जो देना, ये जो तमाम मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की गई है, ये शिलान्यास और लोकार्पण के आगे टिक पाएंगे या फिर जिस तरह से वादे और दावे जयंत चौधरी और अखिलेश यादव कर रहे हैं उसके सामने टिक पाएंगे? इनके तो लोकार्पण है, उसके बगल में ही ये हाल है कि खाद के लिए लाइन में लगे लगे किसान जान दे देता है। युवाओं की स्थिति ये है कि पेपर लीक हो जा रहा है। पिछले 4.5 साल में इस सरकार में 15 प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और किसी का इनके पास जवाब नहीं है कि क्या इन्होंने आज तक कार्रवाई की है। सिर्फ नारा उछाल देना कि हमारा बुलडोजर आएगा, NSA लगेगा। साफ साफ पाया जाता है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसकी बहन बिहार विधायक है और उस आदमी को ठेका दिया जाता है प्रिंटिंग प्रेस को जहां पे बियर का गोदाम है। भौतिक सत्यापन तक नहीं होता है। दरअसल ये सरकार जमीन पर काम ही नहीं कर रही है, विज्ञापन जीवी, चुनाव जीवी सरकार है तो सिर्फ विज्ञापन के लिए जीती है। अगर जो चुनाव है तो मुमकिन है अब सारी घोषणाएं हो जाएंगी। मैं तो दूसरी बात कहता हूं कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी दीपक बघेल साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लिया जाए कि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश ने कौन सी 5 योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की हैं जिन्होंने जमीन पर कोई काम किया हो, तो ये उत्तर देंगे जुमले की भाषा में। चूंकि भारतीय जुमला पार्टी हो चुकी है वो, बाद में ये स्वीकार भी लेंगे कि ये तो हमारा जुमला था। किसान को खाद नहीं मिल रही, युवा को नौकरी नहीं मिल रही, परीक्षा नहीं मिल रही, महंगाई की जो स्थिति है वो सभी बता रहे हैं। अभी हमारे साथी अरविंद जी ने भी जिक्र किया। लेकिन इनका कहना है कि नहीं साहब, हमने बहुत विकास कर दिया और विकास इतना ज्यादा हो गया है कि वो अनियंत्रित हो गया है, गड्ढों में तब्दील हो गया है। कहीं पास एक चश्मा है और वो विशेष प्रकार का चश्मा है, उनसे हम विशेष प्रेम भी करते हैं। तो उनके चश्मे में एक चीज है, एक विशेष दृष्टि दोष है, दो दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष। दीपक जी माफी चाहता हूं, कम से कम मेरे पास वो दूरबीन तो नहीं है जिससे अजय पानी बगल में खड़े रहे आप माफिया खोजते रहे। गरिमा बनाए रखते हैं, थोड़ा सा डिबेट की आपकी दिक्कत है। एक डायरी पेन लेकर बैठ जाइए और मैं जरा बता देता हूँ आपको, ठीक है? आप नोट कीजिएगा और मैं प्रत्येक विभाग में भी बताऊंगा आपको कि कितनी योजनाएं हैं। 42 लाख आवास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए, आप 14 लाख नहीं दे पाएंगे। आपकी सरकार ने कपाल जमीन की बात करिए, जुमले की नहीं। जमीन से बता रहा हूँ मैं, 42 लाख आप जमीन पे आवास दिखाइए कहाँ पे हैं। एक जिले का कोई नाम दे दीजिए कि जहाँ पे आपने इतने आवास बना दिए 75 जिले में। ये बैठ के टेलीविजन पे बड़ा आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ऐसे आंकड़े बोल देना जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं। दीपक जी आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आवास के नाम पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यालय बने हैं हर जनपद नहीं लगेंगे। महानगर में हर जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े कार्यालय बनाए हैं। पिछले 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गए? फंड कहाँ से आया? अभी तो आप जब सरकार से हटेंगे 2024 में, उसके बाद जांच एजेंसियां बताएंगी कि ये फंड आया कहाँ से। नोटबंदी का सबसे बड़ा आपका घोटाला, अभी आप घोटाले के जिक्र कर रहे थे। मैं महोदय आपको बता दूं, कांग्रेस में आप लोगों ने एक सवाल दीपक जी एक सेकंड, कुलभूषण जी ऐसे नहीं। दीपक जी एक सवाल बहुत अहम है। क्या पिछले 4.5 सालों में प्रधानमंत्री ने 4 या 5 दौरे पूर्वांचल के किए हैं जितने दौरे अभी पिछले 1.5 महीने में हो गए? जी प्रधानमंत्री जी हैं, अब प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, ये उनका मन है। वो अगर पूर्वांचल में आना चाहे तो पूर्वांचल में आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जाना चाहे उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं। जा तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन जहां पर चुनाव है, जहां पर ये पता चल रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप लोगों की हालत क्या है, वहां पर शिलान्यास, वहां पर लोकार्पण, वहां पर वायदों और दावों की झड़ी लगा देना, सर उस पर तो सवाल उठेंगे ही ना। जी नेहा जी, मैं इसका देखो बड़ा स्पष्ट जवाब देता हूँ।
किसी भी जगह पर पहली जो सरकारें थी उनमें एक नीतियां थी, वो ज्यादा गाये बजाय चीजें करती नहीं थी और बताती भी नहीं थी। उसका कारण उसका नुकसान होता था वहां की जनता को, प्रदेश की जनता को होता था। ना उनकी योजनाओं के बारे में किसी को जानकारी मिलती थी, वहाँ क्या सुविधाएं वहां पर हैं इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं मिलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश को बता रही है कि आज देखिए हमने गोरखपुर के अंदर, पूर्वांचल के अंदर एक एम्स खोल दिया है। पूर्वांचल के आसपास के किसी भी जिले के किसी भी व्यक्ति को अगर कोई समस्या हो तो आप एम्स डायरेक्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि चुपचाप जाके एम्स खुल गया, लोगों को पता ही नहीं चला। आज खाद कारखाना खुल गया तो पूरे पूर्वांचल को पता है, और आज पूरे पूर्वांचल को नहीं, पूरे प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे मतलब देश आप को पता आप ये बता रहे हैं कि पहले की सरकारें काम करती थी लेकिन प्रचार नहीं कर पाती थी, ये बता रहे हैं। नेहा जी ये नहीं कहना चाह रहा, आप उस बयान को तोड़ मरोड़ के नहीं, मैं सर मतलब पूछ रही हूँ आपके बयान का, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो समझना चाह रही हूँ। मैं वही अपना मतलब स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये लोग विश्वास ही नहीं रखते थे। आज भारतीय जनता पार्टी नए काम भी कर रही है। इनका काम अगर होता तो मान के चलिए 31 सालों से बंद पड़ा है कुछ खाद कारखाना, किसी ने कुछ ली 2002 में तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मोदी जी का मार्गदर्शन था और उनका विचार था, और उसके बाद में जाकर आज खाद कारखाना खुला। ठीक है डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, ये खाद कारखाना बंद हो गया था, पिछले 30 साल से बंद पड़ा था, लेकिन तमाम सरकारें आई गई, आपकी भी सरकार इस बीच आई सर गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो कारखाना दोबारा नहीं खोला गया। अब योगी आदित्यनाथ ने सुध ली है तो भाई उसका प्रचार भी किया जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या? मुझसे प्रश्न है नेहा जी? अरविंद जी से। अरविंद जी की शायद आवाज नहीं आ रही, ठीक है, मैं आप इसका जवाब दे दीजिए। कुलभूषण जी, तथ्य जोड़ रहा हूं दीपक जी के लिए कि ये कारखाने का उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने 20 अप्रैल 1968 को किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आई उसने 2002 में इस कारखाने को बंद किया। और सिर्फ यही गोरखपुर का कारखाना नहीं, इन्होंने एक साथ 5 कारखाने बंद किए थे, सिंदरी झारखंड, फलचर उड़ीसा, रामगुंडम तेलंगाना और कोरबा छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे हर जगह खाद के कारखाने बंद हुए। 2008 में यूपीए की सरकार ने 30 अक्टूबर 2008 को एफसीआई के 5 कारखाने दोबारा से शुरू करवाए, जिसमें गोरखपुर भी था, और उसके लिए फंड जारी किया। अभी 2014 से आपकी सरकार आने के बाद अभी तक आप सो रहे थे, और आज जब चुनाव सर पे आ गया है तब जाके आप उद्घाटन कर रहे हैं। मैं एक दूसरी चीज और नेहा जी इसमें जोड़ना चाहता हूं कि आज जो इनकी रैली थी, इनकी रैली की सारी भीड़ सरकारी भीड़ होती है। 5000 बसें साहब रैली के लिए आपको लगानी पड़ती हैं। सभी सरकारी एजेंसियां फ्रंटल के तौर पे उसमें काम करती हैं। यात्रियों को वहां कोई बस नहीं प्राप्त होती है। उसके बाद एक भीड़ जुटा के आप बताते हो कि अपार जन समर्थन। साहब इस बार इन लोगों को बहुत होशियारी बरतनी पड़ेगी जनता के बीच वोट मांगने जाने से पहले, क्योंकि अभी तक जो ये जुमले देते रहे, चाहे वो अच्छे दिनों का हो, चाहे वो 15 लाख का हो, चाहे वो नोटबंदी के बाद क्या कहा तो 50 दिन बाद मुझसे हिसाब ले लेना, ऐसे तमाम जुमले दीपक जी इनकी पार्टी को। और दूसरी एक और मुद्दा जोड़ रहा हूं, अंतिम लाइन कह रहा हूं नेहा जी, कि अभी किसानों का 1 साल आंदोलन चल रहा, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आके कहा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई और कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए क्योंकि वो हमारी बात समझ नहीं पा रहे थे। दरअसल आप जनता को बेवकूफ समझते हैं, आपको ये लगता है जनता बेवकूफ है और वो समझ नहीं रही इसलिए आप वापस ले रहे हैं, लेकिन ये जनता बहुत समझदार है। 2022 और 2024 में बहुत अच्छा जवाब मिलने वाला है, और पहला जवाब तो आपको रैलियों से मिल रहा है कि 5000 बसें लगाते हैं, आरटीओ का आदेश जारी होता है, बेसिक शिक्षा के सारे अध्यापक आप लगा देते हैं, उसके बाद जो भीड़ जुटाते हैं और आप उसकी जगह विपक्ष की रैलियां देखिए, आदरणीय प्रियंका जी की रैली बनारस की हो, गोरखपुर की हो, महोबा की हो, अभी मुरादाबाद की रैली हो, अपार जनसमूह उमड़ रहा है। ऐसे समय में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना होगा। यदि ये किसानों की बात करते हैं जिन्हें खाद की बात करनी पड़ेगी, क्यों जान चली जा रही है लाइन में लगे भाजपा तो बसें लगा देती है सर, आप लोग कहाँ से ले आते हैं फिर इतनी भीड़? आप कहाँ से लेके आती है? वो भीड़ कहाँ से जुटती है सर? निश्चित तौर पे जनता आती है, वो वोटों में तो तब्दीली घोषणाओं से आती है, सर, हर बार रैली में भीड़ देखी जाती है, लेकिन जब वोटों की बात होती है तो उसमें तो तब्दील नहीं होती सर। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पहले संगठन की कमी रही, लेकिन अब इस लड़ाई को इस तरह से नहीं देख सकते हैं आप नेहा जी। आज निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती मिल रही है, जिसकी बौखलाहट भाजपा में आपको साफ दिखाई पड़ेगी। क्यों आखिर प्रधानमंत्री जी को इतने रैली उत्तर प्रदेश में करनी पड़ रही है? देश के सामने और कोई समस्या नहीं है? आप जब देखिए तब रैली हो रही है, हर जिले में अभी प्रधानमंत्री जी रैली करेंगे, गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश में आके रैली करेंगे, रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में करेंगे, पूरा देश उत्तर प्रदेश में सीमित हो जाएगा। गृह मंत्री भी कर रहे हैं
और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये क्यों जरूरत पड़ रही? ये इसीलिए जरूरत पड़ रही कि जनता में इनका भरोसा खो चुका है। जनता जान चुकी है कि आप सिर्फ जुमले देते हैं, बाद में कह देते हैं साहब जुमला था। आपके किसान बिल भी जुमले थे, या तो 14 महीने पहले आप सही थे या 14 महीने बाद आप सही है। आप अगर जो वाकई वो किसानों के हित में थे तो आपने चंद आतंकवादी खालिस्तानी जिन्हें आप गुंडे कहते थे उनके डर के मारे वापस ले लिए। डर के मारे नहीं वापस लिए, आपको पता था कि आप पूंजीपति मित्रों का फायदा करने जा रहे थे और पूंजीपति मित्रों को फायदा देने के लिए आपने उसमें एग्रीमेंट का बिल जोड़ा था जिससे कि किसान की जमीन का विवाद, मैं लिहाजा उसको स्पष्ट कर दूं, एसडीएम विवाद सुनेगा, एसडीएम कंपनी का पक्ष लेगा, किसान का पक्ष लेगा। जमीन की हकीकत आप देखिए, जब आपको एहसास हुआ कि चुनाव से पहले हमें जवाब मिल रहा है, इसलिए आपने वापस ले लिया हड़बड़ी में। लेकिन ये संवैधानिक व्यवस्था है, संसदीय लोकतंत्र है, यहाँ पर एक आदमी निर्णय नहीं लेता है। बाकियों को भी बोलने दीजिए सर। कुलभूषण जी बाकी भी गेस्ट है मेरे पास, ठीक है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, क्या आप लोगों को पता है कि पूर्वांचल में सीटें नहीं आ पाएगी, इसलिए पश्चिम में ज्यादा जोर लगा रखा है? देखिए नेहा जी, मैं आपको बताऊं, हमने हर जगह जोर लगा रखा है। देखिए हमारा प्रयास यह है कि हम जमीनी स्तर के लोगों से जुड़े और हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश ही जोर लगाने के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और दूसरा क्या है कि इनके पास डबल इंजन की सरकार है। देखिए हमारे पास एक इंजन है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ वो इंजन बड़ी ही अच्छे तरीके से चल रहा है और सही दिशा में चल रहा है। इनके यहाँ दिक्कत क्या है कि 2 इंजन है जिसमें एक इंजन तो आगे चल रहा है, दूसरा इंजन चल रहा है पीछे। अब मैं जरा कुछ सवाल कर लूं अपने बीजेपी के लेकिन आप इस बात को तो मानेंगे सर कि कुछ ऐसी समस्याएं थी जो जड़ से खत्म हुई, उसमें एक इंसेफेलाइटिस भी है, दिमागी बुखार जिसे कहते हैं, जो कि कई वर्षों से हम देख रहे थे चला आ रहा था, कई सरकारें आई कई गई, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें राहत है, ये तो मानेंगे आप? पूर्वांचल को एक बड़ी राहत मिली है। नेहा जी मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं इसमें गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस की दिक्कत थी, पिछले 2 या 3 बार से शायद योगी जी वहां के सांसद हैं। क्या इनकी तब जब ये सांसद थे तब इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इंसेफेलाइटिस की लड़ने के लिए क्या सांसद पर्याप्त नहीं? 5 बार चुने गए। क्या वो जो है सांसद, और उससे पहले मैं वैद्यनाथ थे वहां पर। आप एक बात बताइए, क्या एक सांसद इतना पर्याप्त नहीं है कि जो अगर उसके क्षेत्र में इंसेफेलाइटिस की दिक्कत है तो वो उसके लिए लड़े और उसे खत्म करने का प्रयास करे, या केवल तभी आप इंसेफेलाइटिस खत्म करने का प्रयास करेंगे जब आप मुख्यमंत्री? विधायक आपके नहीं रहे क्या? ये आपके विधायक नहीं रहे क्या? बिल्कुल। मैं एक चीज आपको बताऊं, कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमियां रही, मैं शहर स्वीकार करता हूँ। अगर वो कमियां नहीं रही होती तो 2017 में जनता ने हमें नकारा नहीं होता। लेकिन हम एक चीज आपको बता दें, हमने जिन कमियां हमारे अंदर थी उन कमियों में हमने सुधार किया। हमने जमीन से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। हमने गुंडागर्दी खत्म करने के लिए मुख्तार अंसारी को, अखिलेश जी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। जो भी असामाजिक तत्व थे, गायत्री प्रजापति को जेल भेजा। जो और असामाजिक तत्व थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अब किसी तरीके से इस सभा में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अच्छी तरीके से वो ये जानते थे अखिलेश जी कि आज पार्टी के अंदर मैं विद्रोह कर रहा हूँ। बात से पहले पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी डर में नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी भी डर में है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए समर्पित है और राष्ट्र सेवा के लिए कार्य करती है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा समर्पण भाव के साथ में काम करता है। तो हमारा काम ही सेवा समर्पण भाव के साथ में लगातार काम करना है, राष्ट्र को प्रति रखते हैं, यही काम करते हैं। पहले सुन लीजिए त्रिपाठी जी, आप शिक्षक है, शिक्षक की गरिमा बनाए रखिए, आप सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी। तो हम लोग लगातार सेवा और समर्पण भाव के साथ में काम करते रहते हैं। बाकी जनता का जो जनादेश हो वो स्वीकार है, चाहे जीत हो या हार। न हार में न जीत में किंचित नहीं, भयभीत में देह पद पर ये भी मिला वो भी सही। तो हम लोग तो इस चीज में कभी बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, हम केवल अपने काम पर विश्वास रखते हैं। और उसी प्रकार से हमने जो विकास की परियोजना लगातार पूर्वांचल के लिए की है, तो हमारे पास डर नहीं है। हम उनको बताने जाने के ये सारी चीजें आज पूर्वांचल को मिली है और आगे हम किस प्रकार से पूर्वांचल के लिए काम कर रहे हैं, चाहे कुशीनगर के एयरपोर्ट हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो,
चाहे खाद कारखाना हो, चाहे एम्स हो, तो ये सारी सुविधाएं वहाँ की जनता को मिली है और जनता को समर्पित करने में क्या बुराई है। कोई भी सरकार करती है, हमने किया है, इसलिए हम खुलकर कह रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ने किया हो या कांग्रेस ने किया हो तो खुलकर कहे ना, हम उसे रोकने वाले थोड़ी ना है। इन्होंने इनकी जब सरकारें रही, इनको जब मौका मिला इनको करना चाहिए था। आज अगर हमें ये बनानी पड़ रही है ना चीजें, तो इसका कारण एक बात समझ लीजिए, 70 साल की सरकारों ने किसी भी प्रकार का वहां पर कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने ये काम किया होता तो आज हम लोगों को ये काम नहीं करना पड़ता। और अगर हमने काम उत्तर प्रदेश के अंदर विकास नहीं करना होता तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से चुनाव में जाती ही नहीं। चुनाव की आवश्यकता ही क्या होती जब सब जगह हरा भरा ही है। तो आज हमें काम करना है, देश को आगे लेके जाना है, पटल पर लेकर जाना है, इसलिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हम उस भाव के साथ काम करते रहेंगे, चाहे जनादेश कुछ भी हो। पूर्वांचल के लोग के लिए हम काम कर रहे हैं, पूर्वांचल के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप लोगों को क्यों दिखता नहीं है काम, अरविंद गुप्ता जी? नेहा जी, पूर्वांचल की सबसे बड़ी समस्या आपको जानती है क्या? वहां पर सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की। पूर्वांचल में जमीन जो है वहां पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप देखिए तो 12 से 17 के बीच में सबसे ज्यादा जो नहरों का रिसिल्टिंग और उनका एक्सटेंशन करा के उनमें पानी की आपूर्ति के लिए सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी ने किया था। सबसे ज्यादा नलकूप पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने लगवाए। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए जब ये इलेक्शन आता है तब जो हमारी जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं वो सब हवा हो जाते। आज महंगाई हवा हो गई, आज डीजल पेट्रोल के रेट हवा हो गए, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल जर्जर है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं जा रहा। हमारी रोड पे गड्ढे इतने हैं कि हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट ज्यादा बनने लगे, रोडों की जगह बस स्टैंड की जगह एयरपोर्ट ज्यादा बनने लगे, रोडें हमारे पास नहीं बन पा रही हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, आज हमारी जो मूलभूत जरूरत है वो मुद्दे बिल्कुल हवा में उड़ा दिए इन लोगों ने। और ये जो विकास की बात करते हैं तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर विकास इन्होंने किया होता तो आज इस तरीके से जो है, अभी इन्होंने कहा ना किंचित नहीं भयभीत में, लेकिन देखिए भयभीत तो है। क्योंकि एक चीज जरूर है, अखिलेश जी जहाँ पर भी जाते हैं तो वहां पर एक चीज जरूर है, बीजेपी वालों की धड़कनें बढ़ जाती हैं इस साइड। कहते जरूर है यार एक बात बताओ, यहाँ तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पूरा प्रशासनिक अमला इतनी गाड़ियां लगा दी, सब इतनी भीड़ कर रहा है और ये बंदा अकेला चल रहा है और अकेले ही इतनी भीड़ अपने आप आ रही है। तो देखिए सीधी सी बात है, धड़कने तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और मैं एक चीज आपको और बताऊं, ये बहुत अच्छा है कि जब आज जो बीजेपी के लोग हैं ये भी जमीन पे उतर के देखने लगे हैं। पिछले 5 साल में इन्होंने जमीन को उतर के नहीं देखा कि रोडों पे गड्ढे कितने हैं। कई बार हम लोगों ने कहा भी मुख्यमंत्री कहिए उन जगहों पे गाड़ियों से अपनी गाड़ी से एक बार रोड पे भी तो जाके देख लें। आप हेलीकॉप्टर और प्लेन से चले जाते हैं, आप रोड पे भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में अब हमारे जेवर एयरपोर्ट की बात चल रही थी, कितने लोग एयर टिकट लेके कितने लोग एयर सफर करते हैं। और हमारे मित्र जानते हैं क्या कह रहे थे, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वो भी सब्जियों का। अब आप बताइए सब्जियां प्लेन से कोई लेके जाएगा? आप कीमत क्या चाह रहे हैं? टमाटर 500 रुपए किलो बेचना चाह रहे हैं? तो सीधी सी बात है, एक तो जमीनी धरातल जब आप काम नहीं करते हैं, आप केवल कागजों में रहते हैं। दूसरा क्या है कि आप जनता के साथ एक संवाद है। तो एयरपोर्ट नहीं बनवाना चाहिए था क्या? नहीं बनना चाहिए था क्या? नहीं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, मैं बनना चाहिए था, लेकिन उससे सब्जियों का एक्सपोर्ट होना ये मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा। अब आप बताइए कि प्लेन से सब्जियां एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाएंगी, आप उनकी कीमत क्या समझ रहे, क्या पहुंच जाएगी? ये कह रहे थे साहब वहां पे पेठा भेजेंगे, प्लेन से आगरा का पेठा जो है प्लेन से दूसरी जगह भेजेंगे। आपको बता दूं जितने भी जो डेली यूज वाले गुड्स होते हैं ये हम ज्यादातर या तो ट्रेन से भेजते हैं या ट्रकों से भेजते हैं, क्योंकि उनसे हमारी लागत बहुत कम आती है। कोई भी गुड्स ठीक है सर, ठीक है, कभी नहीं भेजा जाता। ठीक है कुलभूषण जी, सपा कहती है कि जी बीजेपी के साथ हमारा कंपटीशन है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस तो कोई रेस में ही नहीं है, ना बीएसपी रेस में है, हमारा तो सीधा कंपटीशन अभी सपा के साथ है। आप लोगों का तो कंपटीशन ही नहीं समझते ये लोग, क्या वजह सर ऐसी इसके पीछे है? क्या ये वजह है कि 3 दशकों से आप है ही नहीं सत्ता में उत्तर प्रदेश में? नेहा जी, राजनीति संकेतों पर चलती है। हमेशा ऐसा होता है कि किसी को फाइट में न दिखाने के लिए ये कोशिश की जाती है कि वो नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत जनता देखती है और जनता चुनती है। मैं अभी जो पूरी डिबेट सुन रहा था, हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के बता रहे थे
डबल इंजन की सरकार। ये डबल इंजन की सरकार का यूज सिर्फ यही है कि ये कहीं भी पलट जाती है और कहीं भी चढ़ जाती है, इसीलिए ये किसानों पे चढ़ जाती है क्योंकि डबल इंजन लगा हुआ है। दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि हमने विकास किया। विकास किस चीज का किया? नफरत का किया। विकास आपने बेरोजगारी का किया। विकास आपने परीक्षा प्रश्न पत्र आउट करने का किया। विकास आपने हर उस चीज का किया जिससे जनता को परेशानी है। अपराध के विकास के आंकड़े आप देखें, आप कस्टोडियल डेथ के आंकड़े देखें, 1813 डेथ होती है कस्टडी में एक साल में, और उसका कोई प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के पास कोई जवाब होता है उसका? दूसरा एक शब्द इन्होंने यूज किया, कविता सुना के बड़ी अच्छी बात की कि साहब हम तो सेवा और समर्पण के लिए काम करते हैं। बाकी तो इस देश में राष्ट्रभक्ति का ठेका इन्होंने ले रखा है, सेवा समर्पण का ठेका ले रखा है, लेकिन जनता आज जान गई है कि आपकी सेवा सारी पूंजीपतियों के लिए होती है। हम दो हमारे दो की सरकार क्यों इसे बोला जा रहा है? सिर्फ पूंजीपतियों के हित के लिए आपकी सेवा है, माफियाओं के समर्पण में हैं आप। माफिया बगल में खड़ा होता है और आप बताते हैं माफिया दिखाई नहीं देता है। मैंने एक शेर बताता हूँ, दुष्यंत ने कहा था, वो आज आपसे सटीक होता है कि कहाँ तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए। आप 15 लाख का वादा कर रहे थे, अच्छे दिन का वादा कर रहे थे, कहाँ तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं सारे शहर के लिए। यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो चले यहाँ से उम्र भर के लिए। तो अब भारतीय जनता पार्टी से लोग ऊब चुके हैं और उम्र भर के लिए इस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। आप चुनाव आने दीजिए नेहा जी, जमीनी हकीकत ये है कि ये वोट मांगने नहीं उतर पाएंगे। मैं त्रिपाठी जी की कुछ बातों का चंद लाइनों से जवाब देना चाहूंगा। ये खुद की आवाज सुन ना पाए, ये पूर्ण रूप से बहरे हैं, मन की नदी उफान पा ना सकी, ये दिखते कितने गहरे हैं, मुखौटा कोई उतार न ले, लगा दिए कितने चेहरे हैं। ये चेहरे ही तो मुखौटे और मुखौटे ही तो चेहरे, तो साहब इनके चेहरे अलग हैं और मुखौटे अलग हैं और ये दोनों एक जैसे ही हैं। तो आज इनकी कुछ बातों को आप पूर्ण रूप से ले लेते हैं। 68,000 करोड़, शायद आपको पता नहीं या त्रिपाठी जी को जानकारी नहीं है, मैं त्रिपाठी जी की जानकारी दुर्गत कर दूं। पहले अर्थव्यवस्था 10,90,000 करोड़ की थी, जो आज देश में 21,31,000 करोड़ की होती है। सर, कोरोना में अर्थव्यवस्था कहाँ रही? माइनस में चली गई थी, वो भी आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना में भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा प्राप्त हुआ है। त्रिपाठी जी सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। कोरोना में कांग्रेस की सरकार ने भी देखा महाराष्ट्र में किस प्रकार से कर रहे थे आप, केरल में आज भी सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, तो वो कोरोना में हमने भी देखा है कि आज किस सरकार में किस जगह पर कितनी कोरोना की मौतें हुई, तो वो सब हम भी देख रहे हैं लगातार, तो उस बात को भी समझिए। लेकिन गंगा नदी में शव बहते हुए कहीं देखे हैं क्या? किसान आंदोलन में कितनी मौतें हुई? गंगा नदी में शव बहते हुए कहाँ देखे गए थे दीपक जी? नेहा जी, उसमें पहले रिपोर्ट आई थी कि उसमें पूल में भी वहाँ पर कुछ शवों को दफनाया जाता था, जिस प्रकार से भी रहा। उसके बाद वो नदी का जलस्तर या पानी के बहाव के कारण से वो पुराने जो शव थे वो बाहर निकल आए, तो उस प्रक्रिया थी जो उसको बताया गया था। बाद में भी इसके ऊपर पूरा जानकारी दी गई थी। नहीं, जिनके घरों से लोग गए हैं सर इस कोरोना काल में, चाहे इलाज के अभाव की बात रही हो या फिर ऑक्सीजन की कमी रही हो या फिर वजह कुछ भी रही हो, लेकिन क्या वो भुलाए जा सकते हैं? क्या एम्स का उद्घाटन करके, लोकार्पण करके, क्या उनके जख्मों पर मरहम लगाया जा सकता है क्या? जी नहीं अभी देखिए, अब मैं व्यक्तिगत जो जानता हूँ वो मैं बता रहा हूँ सीधे। ये एक महामारी थी और दुर्भाग्यपूर्ण थी, और ये वैश्विक महामारी थी और इसमें पूरा विश्व पूरी तरीके से नतमस्तक था। अभी तो आप केरल और उत्तर प्रदेश में तुलना करते हैं, आप वैश्विक चले जाते हैं। अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, जर्मनी जैसे ट्राइमाम कर रहे थे और उसमें भारत भी अछूता नहीं था। ये तो योगी सरकार थी जिसने इतना जल्दी कोरोना को मैनेजमेंट किया, और उन सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन सभी लोगों के प्रति संवेदना रखता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा था। कोरोना के समय पे मैं भी एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, मैं भी दिन रात लगातार काम करता रहता था। और मुझसे पूछे कि मैं कितना भोजन बंटवाने के लिए किस प्रकार से लोगों को मैं भी दे रहा था, तो मैं भी लगातार काम कर रहा था। मैं समाजवादी पार्टी की तरह नहीं था कि कमरे में बैठ के ट्विटर की चिड़िया खेल रहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहा था, और उस कार्यकर्ता को मैंने अपनी आंखों से देखा है किस प्रकार से वो कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे। उनको कोरोना भी हुआ, मेरे साथ के मित्रों को कोरोना हुआ, वो कोरोना में क्वारंटाइन रहे, बाद में वो तो सकुशल ईश्वर का आशीर्वाद है कि वो सब ठीक है आज। पर ये सारी चीजें मैंने भी महसूस किया, मैंने भी देखी है। वो महामारी के दौर में ये सब चीजें होती है, इससे पहले भी इस प्रकार से स्पेनिश फ्लू में ठीक है लोगों को अरविंद जी, क्या वो दौर भुलाया जा सकता है क्या? जनता क्या उस दौर को भूल सकती है क्या?
जब नेता घर के अंदर कैद थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, उस दौरान जिसने मदद की उसको बुलाया जा सकता है और जिसने मदद नहीं की उसको बुलाया जा सकता है क्या? एक बात आप बताऊं, इन लोगों ने तो मदद, जैसे कि मैं तो डॉक्टर हूं, मैंने तो इलाज किया है लोगों का। हमने 10,000 लोगों से ऊपर का मैंने मेरी पत्नी ने ऑनलाइन कंसल्टेंसी दी थी। उसका हाहाकार मचा हुआ था। ये जो पानी बढ़ने की बात कर रहे हैं, पानी से नहीं, वो लाशें निकली हैं। जब गंगा घाट पर वहां पर लाश जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गई, तो जब रात में लोग आते थे तो वो लकड़ी ना मिलने की वजह से वो सीधे गंगा में, नदी में लाश फेंक देते थे। इसलिए वो लाशें उतराती हुई दिखाई पड़ी थी। मैं आपको बताऊं, वो जो मंजर था, मैं आज भी सिहर जाता हूं जब उन लोगों के चित्कार सुनने को मिलते थे। पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया था। कोई भी नेता, ज्यादातर बीजेपी के नेता, ये लोग जो हैं अपनी फर्जी रिपोर्ट पॉजिटिव बना के घर में बैठे हुए थे। और सिलेंडरों की कालाबाजारी सबसे ज्यादा इनके कार्यकर्ताओं ने करी। और सिलेंडर 50,000, 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक का सिलेंडर बिक गया। आप एक बात बताइए, कालाबाजारी इतनी हुई, एक भी कालाबाजारी के ऊपर इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई करी? लोग कह रहे थे कि हॉस्पिटलों ने सब लूट लिया लोगों को, जो है इन हॉस्पिटलों के ऊपर अभी तक तूने कार्रवाई करी क्या? उसमें तुम्हारी हिस्सेदारी थी? मैं केवल एक चीज कहता हूँ, संवेदनशीलता। मैं आप बताऊं, कोरोना के समय में कोई नहीं था, केवल परमात्मा था, केवल परमात्मा। उस परमात्मा ने हम उत्तर प्रदेश वालों को बचाया। कुलभूषण जी कुछ कहना चाहते, सुन लेते हैं एक बार। ठीक है जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दीपक जी, जवाब दें उससे पहले मैं भी 2 प्रश्न इस पे जोड़ लेता हूँ। अभी जैसा कि आप कह रहे थे कि केरल में मौतें हुई, फला जगह मौतें हुई, जब मुद्दा आपको लेना होता है, राजनीतिक रंग देना होता है, तो आप राज्य में बांट देते हैं। जब फेल्योर की बात आती है तो आप वैश्विक स्तर पे चले जाते हैं। दूसरी चीज, मौतों के आंकड़े तो आपके पास कभी होते ही नहीं। आप संसद में कहते हो कि किसानों की कितनी मौत हुई, उसका आंकड़ा नहीं है। कोरोना से कितनी मौतें हुई, अभी तक राज्य सरकार में आंकड़े नहीं दे पाई, इसलिए आंकड़े नहीं। जब लाशों की बात आती है तो आप बताते हो पुरानी लाशें थी जो सामने आ गई, उसी समय पे वो लाशें सामने आई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मेरे पास, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। ठीक है सर, इनका जलस्तर पूरी तरह से राजनीतिक। ठीक है दीपक जी। जी दीपक जी, लगातार आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि जो शव है उस पे भी राजनीति आप लोगों ने की। लगातार नेहा जी, हमारी सरकार नहीं होती और समाजवादी पार्टी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती तो आज उसकी दुर्दशा किस प्रकार से होती? क्या होता? काश अगर मैं तोता होता। ये सब बोलना छोड़ दीजिए, कौन होता? आपने क्या किया? उस पास नाइट की गंगा को, उस गंगा को लाशों से भर दिया और आप बता रहे कि समाजवादी पार्टी होती, फलाना होता। जिम्मेदारी की बात आती तो दूसरा होता। उसके बाद प्रत्येक जनपद के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुनिश्चित करना। 59 जिलों में डेंगू में बिस्तर नहीं मिले, कोरोना में तो छोड़ दीजिए, 83 में, और आगे अभी भी आप चुनावी तैयारी में लगे रहेंगे। अगर तो दोबारा कोई समस्या पैदा हो गई तो फिर चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर पूर्वांचल और पश्चिम दोनों पर ही सियासी दलों की नजर है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। इन 5 सालों में जो कुछ हुआ उसका हिसाब किताब भी जनता अब लेने के मूड में है। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।